Hello students, once again I welcome you all. Hope you people are doing good at home. Today we are going to discuss the third topic of the chapter, problem of Indian agriculture. Agriculture में क्या problem थी? As we know that every coin has two sides. If some good things are there, definitely some bad things will be also there. So features are there, advantages are there, so some drawbacks are also here. We are going to discuss about the problems of agriculture one by one. Okay, let's see the first point, lack of permanent means of irrigation. इरिगेशन होता है सिंचाई के लिए, जो फसल को हम पानी देते हैं टाइम टाइम, उसको बोलते हैं हम इरिगेशन. ठीक है, तो उसके लिए कोई परमानेंट मींस नहीं थे. परमानेंट मतलब हमेशा बने रहने वाले. ठीक है, तो फार्मर्स वर टोटली डिपेंड ऑन द रेनफॉल. जो फार्मर्स थे वो हमेशा रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते थे. गुड रेनफॉल मीन्स गुड आउटपुट और बैड रेनफॉल मीन्स पुअर आउटपुट. अगर बारिश अच्छी हो गई तो फसल अच्छी हो जाएगी, बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ सकता था, फसल बर्बाद हो सकती थी. ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कोई परमानेंट सोर्सेज नहीं थे. जैसे आज की डेट पे ट्यूबवेल से अगर बारिश नहीं भी हो तो लोग ट्यूबवेल चलाते हैं और इरिगेट कर लेते हैं लैंड को. ठीक है, तो इस तरह के कोई परमानेंट मीन्स नहीं थे, जिनकी वजह से कई बार फार्मर्स को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता था. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल एंड स्कैटर होल्डिंग्स. लैंड होल्डिंग्स वर वेरी स्मॉल एज वेल स्कैटर्ड. जो लैंड के थे आपके, जो उनकी जमीनें थी बहुत छोटे छोटे पीसेस में डिवाइडेड थी. चलो वो तो कोई बात नहीं कि छोटे पीस में डिवाइड थी, बट इट वाज स्कैटर्ड आल्सो, कि फैली हुई थी. वन पीस ऑफ लैंड इज हियर, अदर वन इज समवेयर एल्स एंड द अदर वन इज समवेयर एल्स. तो इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द लैंड. उस लैंड को मैनेज करने की जो कॉस्ट थी, लागत थी, वो क्या है, बढ़ सकती थी. या कई बार वो कुछ टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. सपोज हम बात करें जैसे कि यहाँ पे परमानेंट मीन्स की, अगर उसे ट्यूबवेल लगाना है तो वो फार्मर कितने ट्यूबवेल लगाएगा. उसका एक खेत यहाँ पे है, दूसरा खेत 10 किलोमीटर दूर है, तीसरा खेत 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे है. तो अलग अलग लैंड पे इतने ट्यूबवेल लगाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था. ठीक है ना. तो उससे कहा कि जो लैंड होल्डिंग थी दैट वाज स्मॉल एंड स्कैटर्ड. बहुत छोटे टुकड़े थे और जो कि फैले हुए थे. अगर वो एक जगह में होते तो शायद वो उसको अच्छे से मैनेज कर पाता, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती थी. लेकिन वो स्कैटर्ड होने की वजह से कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या थी, ज्यादा थी. ठीक, तो these were the problems of agriculture. The first one is your lack of permanent means and the second one is small and scattered holdings. Let's see the third point. Okay students, the third point is your lack of organized marketing system. Organized marketing system, organized मतलब संगठित. ठीक है, एक एसोसिएशन में एक ग्रुप का होना, एक यूनियन का होना. ठीक है, इस तरह के एग्रीकल्चर में इस तरह का कोई मार्केटिंग सिस्टम नहीं था. जो फार्मर्स थे वो ऑर्गेनाइज नहीं थे, आपस में संगठित नहीं थे, उन्होंने कोई ग्रुप फॉर्मेशन नहीं किया हुआ था. ठीक है, ताकि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या आउटपुट से रिलेटेड कोई मैटर पे डिसीजन लेना है तो डिसीजन ले सके. ठीक है, कोई पॉलिसीज बनानी है तो पॉलिसीज को फ्रेम कर सके. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम की, कि जो एग्रीकल्चर है उसमें एक ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम नहीं था. ठीक है, तो उसकी भी कमी थी. Huge number of small farmers continue to sell their output to the local market at reduced rates due to unorganized marketing system for agriculture in the economy. इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर के लेकर कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था, तो बहुत बड़ी संख्या में जो स्मॉल फार्मर्स थे वो अपने आउटपुट को, जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है, लोकल मार्केट में कम रेट पे सेल करने के लिए क्या थे, बाध्य थे या मजबूर थे. ठीक है, and basically we can say that the farmers was not much aware about their rights and there was a lack of knowledge and lack of awareness. Means that they don't know about the market price of the agriculture products and the price whatever decided by the government. ठीक है ना, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो उनको उस चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था. ठीक है, तो जो लोकल डीलर्स है उन्हें जैसे कन्विंस कर सकते थे वो उस तरह से कन्विंस करके उनके आउटपुट को कम रेट में क्या कर लेते थे, परचेज कर लेते थे. ठीक, या वो ऑर्गेनाइज थे. अगर सारे फार्मर्स हैं वन बाय वन इंडिविजुअल बेसिस पे क्या है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं, अगर वो ऑर्गेनाइज होते, ग्रुप फॉर्म करके कम्युनिटी बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को बड़े मार्केट तक लेकर जाते और वहां पे सेल करते तो उन्हें बेटर प्राइस मिल सकता था. लेकिन इस तरह की कोई यूनिटी नहीं थी, इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो इस तरह के क्या है उनको गाइड कर सके या उन्हें लीड कर सके. ठीक, they are restricted to sell their output to the mahajans, money lenders at low price in order to repay loan. When they are not able to repay their loan amount or interest amount, so they are bound, they are compelled to sell their output to the महाजन और मनी लेंडर्स. ठीक है, अगर वो लोन का अमाउंट रिपे नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे, तो उन्हें कंपेल किया जाता था कि जो भी आउटपुट उन्होंने प्रोड्यूस किया वो महाजन और साहूकार को कम रेट पे क्या करे, सेल कर दे. ठीक, तो लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम, अगर एक ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम होता तो शायद फार्मर की जो स्थिति है वो बेटर हो सकती थी, उनकी जो कंडीशन है वो बेटर हो सकती थी. लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी और एक ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था, तो जिस वजह से वो अपने लोकल डीलर्स के हाथों, ये महाजन साहूकार के हाथों क्या है कई सालों तक एक्सप्लॉइट होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द फोर्थ पॉइंट इज कन्वेंशनल आउटलुक. कन्वेंशनल मीन्स ट्रेडिशनल एंड द ओल्ड वन. ठीक है,
जो परंपरागत चला आ रहा है, जो पहले से जैसी चीजें चली आ रही है, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल। ठीक है, आउटलुक का मतलब होता है नजरिया या सोच। ठीक है, तो जो फार्मर्स हैं उनका जो नजरिया था दैट वाज द ट्रेडिशनल वन, जिस हिसाब से जैसे पहले चलाता था वैसे आते थे। कई बार हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं ना, आप तो 10 अपने जमाने की बात कर रहे हो। ठीक है, तो वही अपने जमाने की बात, मतलब वो आज भी प्रेजेंट में भी वो बहुत साल पहले पीछे चल रहे थे। ठीक है ना, उनकी जो सोच थी बहुत पुरानी वाली थी, पहले ऐसा होता था तो आज भी वैसा ही चल रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। देयर इज नीड टू चेंज विद द चेंज इन द टाइम और चेंज इन द सराउंडिंग और चेंज इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट में चेंज है, सराउंडिंग में चेंज, उनके हिसाब से और टाइम में बदलाव के साथ में हमें अपने आप में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल आउटलुक की। डिस्पाइट इनोवेटिव फार्मिंग टेक्निक्स, इंडियन फार्मर्स स्टिल रिलाई ऑन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द फार्मिंग। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, फार्मिंग के नए नए मेथड्स आ चुके थे, इन सब के बावजूद भी जो इंडियन फार्मर्स है वो ट्रेडिशनल मेथड्स को ही क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था, उसी के ऊपर रिलाई कर रहा था। ठीक है, वो उसी को फॉलो किया था। लोग ट्रैक्टर से हल लगा रहे हैं, वो आज भी बैल पकड़ के हल से क्या है, खेत को जोत रहा है। ठीक है, तो मतलब उसकी जो सोच है, उसके जो नजरिया है, उसमें किसी तरह कोई चेंज नहीं हुआ था। मोर ओवर इंडियन फार्मर्स कंटिन्यूज टू कंसीडर फार्मिंग more as a means of subsistence and less as a business venture। जो फार्मर्स हैं वो केवल अभी भी यही सोचे थे कि किसी तरह से जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनकी फैमिली के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। उनका जो नजरिया था, उनकी जो सोच थी वो बिजनेस वेंचर की नहीं थी कि हमें इतना उगाना चाहिए कि जो सरप्लस हो हम उसे मार्केट में सेल कर सकें और कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सकें। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो कन्वेंशनल आउटलुक है, एक भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो फार्मर्स है उनके सोच में बदलाव नहीं आया था। उनका सोचने का जो नजरिया वो भी आज भी वही उतना ही पुराना था। ठीक है, तो जो समय के साथ में जो बदलाव आया है, जो टेक्नोलॉजी नहीं आई है, उसे अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। जो मेथड्स हैं उन्हें चेंज करना बहुत जरूरी है, तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम थी दैट वाज योर कन्वेंशनल आउटलुक। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी द फिफ्थ पॉइंट, एंड फिफ्थ पॉइंट इज योर डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। और जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मींस जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस इज एक्सट्रीमली स्केयर इन रिलेशन टू नीड ऑफ द फार्मर। जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस था उसकी कमी थी किसके हिसाब से, इन द कंपैरिजन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द फार्मर्स। जो फार्मर्स का एक रेशियो था, परसेंटेज था, उसके हिसाब से जो बैंकिंग सिस्टम, जो बैंकिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं थी। ठीक है, आज की डेट में भी कई सारे रूरल एरिया है जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड बैंक्स हैं, या कई बहुत ज़्यादा इंटीरियर एरिया है जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम है ही नहीं, जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो जो रूरल एरिया में फार्मर्स है उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। ठीक, फॉर देयर फाइनेंशियल नीड दे डिपेंड अपॉन द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लाइक महाजन, साहूकार एंड मनी लैंडर्स। तो उनकी एग्रीकल्चर की जो नीड है उसके लिए फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करने के लिए वो महाजन, साहूकार और मनी लैंडर्स इनके ऊपर डिपेंड करते थे, वो इनसे बोरो करते थे। एंड वी नो वेरी वेल दैट दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो महाजन थे, साहूकार थे, मनी लैंडर्स थे, इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, अब बहुत ज्यादा होता था। समवेयर दे वर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द फार्मर्स, कहीं ना कहीं वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे। ठीक है, दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट in the condition when they are not in a position to repay their loan amount or interest, so they compel them to, or they bound them to sell their output to them at low rate of interest। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें कंपेल करते थे कि जो उनका आउटपुट है, जो भी प्रोड्यूस उन्होंने किया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो उन्हें सेल किया जाए, उसके बिल्कुल मार्केट रेट से कम रेट पे वो उसे ले लेते थे। तो इस तरह से भी वो फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन करते थे। ठीक है, अब जो मनी लैंडर्स थे या साहूकार या महाजन है, इनका अमाउंट नहीं मिलने के कारण क्या होता था कि जो फार्मर्स है हमेशा डेब्ट ट्रैप पे फंसे रहते थे, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करते थे, और जो लोन का अमाउंट है कभी क्लियर ही नहीं हो पाता था। तो जो फार्मर की फैमिली है वो हमेशा कर्जे के बोझ में दबी रहती थी। इट वॉज द वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जो डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस है उसके अंदर बैंकिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं थी, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो आपके जमींदार और महाजन, साहूकार, इन लोगों के ऊपर क्या करने लगे, डिपेंड करने लगे, जो कि बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, जिससे वो हमेशा कर्जे के जाल में फंसे रहते थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।